नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल रूस की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी। हवाई संचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या को संज्ञेय अपराध बनाने की योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1000 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय बिक्री की। और भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार की मध्यरात्रि में पुरी और सागर द्वीप के बीच टकराने की संभावना। केंद्र ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इस समझौते से नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी हो सकती है और 2020 में शुरू हुए तनाव का समाधान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद ये सहमति बनी है। We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC and at the military level as well through meetings of the military commanders at various levels. As a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. रूस की सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि 85 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं और 20 लोग अभी भी वहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नियंत्रण पर वहां जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। श्री मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास तथा वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। India brings great value to BRICS and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development and global governance reform. विदेश सचिव ने कहा कि सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है। कजान में आकाशवाणी संवाददाता से बात करते हुए रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की प्रगति का भी आकलन करेगा। इस बीच कजान में भारतीय समुदाय के विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की। मेरा नाम सखार आलम हुआ, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं बिहार से हूँ बेसिकली। और जैसे ही हमें पता चला कि ब्रिक्स का समिट कजान में होना है तो हमने लास्ट ईयर से ये फॉर्म भर के रखे थे वॉलंटियरिंग के लिए कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फेस टू फेस लाइव पहली बार मिल पाएंगे। माय नेम इज वैष्णवी गोल्पे एंड आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडियंस आर रियली ट्रीटेड रियली वेल ओवर हियर। वी आर रियली एक्साइटेड टू ग्रीट द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आजादी के बाद से रूस ने कभी भी भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई कार्य नहीं किया है। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध टूट गए हैं, जिससे उसका झुकाव एशिया की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि विकास के इस चरण में प्राकृतिक संसाधन शक्ति के रूप में रूस और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि 50 और हवाई अड्डे शुरू करने के साथ ही वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने देश में अवसरों और विकास की नई संभावनाओं को खोला है।
हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए और वो करके हमने आज दिखाया है। एंड थ्रू उड़ान वी हैव डन इट बाय कनेक्टिंग रिमोट रीजन्स वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन एयरपोर्ट और एयर ट्रैवल वाज टोटली अनइमेजिनेबल। श्री नायडू ने कहा कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा करना सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अशांति फैलाने के प्रयास जैसे खतरे देश के सैनिकों के दृढ़ संकल्प के सामने नहीं टिक सकते। नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक बार ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत 1 दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच सुलभ करेगा। देश में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 23 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर हैं, विदेशी कंपनियां भी रजिस्टर हैं और कई एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं जो रोजगार देता है। सभी श्रमिक को मैं आह्वान करता हूं कि आइए आप ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़िए और सरकार की सभी योजनाओं के साथ एक्सेस के लिए आप कटिबद्ध होइए ताकि आप सरकारी योजना, सरकारी व्यवस्था उसका लाभ ले पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक निजी मीडिया संस्थान के विश्व शिखर सम्मेलन में कहा कि देश सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने एक नया मॉडल दुनिया को दिया है। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है। आज भारत में सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाती है और उस पर लाखों नए इनोवेशंस होते हैं। हमारी जनधन, आधार और मोबाइल की जैम कनेक्टिविटी, सर्विसेज की फास्टर और लीकेज फ्री डिलीवरी का एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के सिर्फ 125 दिनों में ही 9 लाख करोड़ रुपए की ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $700 अरब से अधिक हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी ने प्रशासन में एक नई संस्कृति का विकास किया है जो उत्तरदायी, गतिशील और समकालीन भारत से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन नौकरशाहों को सरकारी विभागों में अनेक प्रकार के कार्य करने में मदद करेगा। श्री सिंह आज नई दिल्ली में कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के अधिकारियों के लिए सामूहिक चर्चा को संबोधित कर रहे थे। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत ने आज अपने परिचालन का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गाजियाबाद, साहिबाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन को आसान बना दिया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1000 करोड़ रुपए की बिक्री करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि लोगों के सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्ष 2014 तक केवल 80 जन औषधि केंद्र थे जो इस वर्ष बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले महीने 200 करोड़ रुपए की दवाएं बेची गई थी। अगले 2 वर्षों में इन केंद्रों की संख्या 25,000 तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि दाना उड़ीसा तट के भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक देगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज आसन्न चक्रवात के लिए भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों को आपातकाल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य सरकार ने पुरी में पर्यटक से भी कल शाम तक शहर छोड़ने का आग्रह किया है। आईएमडी ने भीषण चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण बुधवार से शुक्रवार तक उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने आज चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को भी तेज बारिश के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पश्चिम बंगाल में 14 और ओडिशा में 11 टीमों की तैनाती के लिए तैयार रखा है। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना तथा तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों को भी तैयार रखा गया है। पारादीप और हल्दिया बंदरगाहों को नियमित अलर्ट तथा सलाह भेजी जा रही है। जम्मू कश्मीर में प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। श्री गुल ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 6 वर्ष बाद विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने सभी 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने एकमात्र सीट के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। एनडीए की सीट बंटवारे के अंतर्गत दोनों दलों को कुल 3 सीटें दी गई हैं। प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। परिवर्तन महाशक्ति गठबंधन ने अपने 4 सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी, महाराष्ट्र राज्य समिति और स्वाभिमानी शेतकारी संगठन से 10 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भूटान भारत का विशेष मित्र है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग और भी बेहतर होता जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को, उत्तर प्रदेश को द्वितीय और गुजरात तथा पुद्दुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 73 अंक के नुकसान के साथ 81,181 पर रहा। वहीं निफ्टी 73 अंक की गिरावट के साथ 24,781 पर बंद हुआ। भारत फरवरी 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पहली प्रतियोगिता चेन्नई में 3 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इसके बाद बेंगलुरु में 10 फरवरी, पुणे में 17 फरवरी और नई दिल्ली में 24 फरवरी से टूर्नामेंट का आयोजन होगा। चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में टूर्नामेंट एटीपी 100 स्तर का, जबकि दिल्ली में चौथा टूर्नामेंट एटीपी 75 स्तर का होगा। भारत ने 2024 में 3 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल रूस की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी। हवाई संचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या को संज्ञेय अपराध बनाने की योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1,000 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय बिक्री की। और भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में पुरी तथा सागर द्वीप के बीच टकराने की संभावना। केंद्र ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।